अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। और नावल शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नावल्स पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल की नेक्स्ट एपिसोड है और नावल का नाम है इंतकाम इश्क और इस नावल को लिखा है माहीन मलिक। तो आइए शुरू करते हैं। हवेली में गहमा गहमी मची थी। हवेली के कोने कोने को सजाया गया था। फैसल और तूबा की माइयों और मेहंदी की मुश्तरका रस्म अदा की जानी थी। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ नजर आ रहे। कोई परेशान था। वो तो थी सुमेरा बेगम, जिन्होंने एक हफ्ते से अरियान को नहीं देखा था। अलबत्ता कॉल पर बात हो चुकी थी, मगर फिर भी इनका दिल मुतमईन नहीं था। मगर आज वो खुश थी क्योंकि वो भी आने वाला था। फैसल की तरफ से उसकी वाहिद मामा थी, जो कि सुमेरा बेगम की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। देखा जाता तो फैसल के लिए हवेली में रहने वाला हर शख्स दिलो जान से अजीज था। दादी जान से लेकर ज़ारा तक, जो अपने बहनों से बढ़कर प्यारी थी, वो आज खुश था। इतना खुश था कि अपनी ही शादी में भंगड़े डाल रहा था। सुमेरा बेगम जो मुलाजमों को काम समझा रही थी, अचानक ढोल की तेज आवाज़ पर कानों पर हाथ रख गई थी। मगर मुड़ते ही उनको हैरत का खुशगवार झटका लगा था। राहदारी पर अरियान मलिक अपनी तमाम तर वजाहत और तलस्म ज़दा हुस्न लिए बाजुओं को फोल्ड करते उनकी तरफ आ रहा था। वो तो वहीं से सदके वारी जा रही थी। मेरा शहजादा, मेरा अरियान, आप कहाँ थे? इतने दिन हो गए मैंने आपको नहीं देखा। वो शिकवे करती इसका चेहरा चूम रही थी। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अरियान इनको अपनी बाहों में भरता मुस्कुराया था। हमजा और फैसल भी खुश थे, ढोल पर भंगड़े डाल रहे थे। धीरे धीरे सब हवेली वाले इसके गिर्द जमा हो गए थे। भाई, फिर ढेरों आवाज़ों और ढोल की आवाज़ के दरमियान एक शरारती आवाज़ गूंजी थी। क्या? अरियान ने आहिस्ता से बेगम अरियान ने आसिया बेगम से नजरें हटाए उसे देखा था। भाई, सच सच बताएं, कौन से पार्लर से होकर आ रहे हैं? मुझे भी बताएं, मैं भी जाऊंगा। फैसल बच्चों जैसे बोलता वहां सबको हंसने पर मजबूर कर गया था। सच था, सबने नोटिस लिया था, इसके चेहरे पर आज अलग ही नूर छाया था। वो पहले से ज्यादा हसीन होके आया था। वैसे बात तो ठीक है इस बंदर की। भाई, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या राज है? ज़ारा इसके बाल बिगाड़ती प्यार से बोली थी। वजह बहुत ख़ास है भाई की जान। अरियान ने इसके गाल खींचे थे। रेली, क्या वजह है? सभी इसकी बात पर तजस्सुस से इसे देखने लगे थे। पहले मुझे बताओ, मेरी गुड़िया कहाँ है? ये इसके लिए बहुत बड़ी खबर है, सबको एक साथ ही बताऊंगा। अरियान के बोलने की देर थी। ज़ारा बोतल के जिन की तरह वहां से गायब हुई थी। हवेली के तमाम अफराद इस वक्त हौलनुमा कमरे में मौजूद थे। सब अपनी अपनी जगह दिमाग लड़ा रहे थे और अरियान की खुशी का राज अयां करने की कोशिश में थे। मगर किसी के हाथ में भी कोई सिरा नहीं आ रहा था। भाई, अब बता भी दें, वरना मैं तो तजस्सुस से ही मर जाऊंगा। फैसल ने मिन्नत की थी। बिल्कुल, फैसल ठीक कह रहा है, बरखुदार बता भी दो अब। चाचू, थोड़ी देर तूबा को आ जाने दे, फिर सबको बताऊंगा। ले, तूबा आ गई। वो अभी बोल रहा था। फैसल ऊंची आवाज में बोला था। सब ही इसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराए थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तूबा चहकती हुई सलाम करते आर्यान के पास आई थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ गुड़िया, और बहुत खुश भी हूँ। अरियान राजदाना लहजे में बोला था। आप इतने खुश क्यों हैं? तूबा भी इसी अंदाज में जवाब देती खिलखिलाई थी। अरियान, क्या बात बतानी है आपको? सुमेरा बेगम ने आखिर तजस्सुस के मारे फिर से मुखातिब किया था। मैंने निकाह कर लिया है मामा। अरियान ने पुरसकून से लहजे में बोलता इन सब के सरों पर धमाका कर दिया था। वो सब अपनी अपनी जगह साकित खड़े थे। एक मलाइका थी जिसका रिएक्शन नॉर्मल था, जैसे वो पहले ही से सब जानती हो। ये आप क्या कह रहे हैं बेटा? निकाह? आप जानते ही हैं ये कोई छोटी सी बात नहीं है जो आपने बोली है। यही रह गया था देखने के लिए, आपने किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा और निकाह कर लिया। सुमेरा बेगम की बात अभी आधी ही हुई थी। आसिया बेगम गुस्से भरे लहजे में बोली थी। औन साहब इसी सिचुएशन को मजीद बिगड़ने देते फौरन से बोले थे। जरूर कोई वजह रही होगी अम्मा जी, जो हरियान को ये कदम उठाना पड़ा, वरना आप जानती हैं वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता। इन्होंने हरियान की साइड लेनी चाहिए थी।
चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था मगर मेरी मजबूरी थी। और हाँ, मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, कोई भी मुझसे ऐसा करने की वजह नहीं पूछेगा। अरियान बात ख़त्म करने वाले लहजे में बोलता टाई की नोट ढीली करने लगा था। कोई नहीं पूछेगा मतलब अब किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी थी जो इससे सवाल कर पाता, सिवाय एक वजूद के। सुमेरा बेगम इसकी बात पर खामोश खड़ी थी, सभी खामोश थे। हमजा ने इसे कंधा मारा था और फैसल को नचाते हुए बलि का बकरा बनना पड़ गया था। भाई, लड़की कौन है जिससे आपने निकाह किया है? फैसल हाथ उठाता बहुत तमीज से पूछ रहा था। उसकी हरकत पर अरियान समेत सबके चेहरों पर रौनक आई थी। हयाम अरियान मलिक। इसके जवाब पर सबके चेहरों से रौनक पल भर में मद्धम पड़ी थी। अब की बार इन्हें लगा था हॉल की छत इनके सर पर आ गिरी है। फैसल खामोशी से चलता अरियान के करीब आ खड़ा हुआ था, अपना हाथ उसके माथे पर रखा था। भाई, आपको बुखार तो नहीं है? फिर ये बहकी बहकी बातें आप क्यों कर रहे हैं? ज़ारा, हमजा और मलाइका ने अपना सर थामा था। मतलब जो कुछ भी हो जाए, इस बंदे को बगैर कोई उल्टी हरकत किए आराम नहीं आना था। और अब तो सीधा सीधा उसने जाकर शेर के मुंह में हाथ दे दिया था। वो सब तो उसकी बनने वाली दुर्गत पर अभी से अफसोस कर रहे थे। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ फैसल? अरियान दुरुस्तगी से बोला, उसके माथे पे रखा हाथ मरोड़ते हुए कमरे के पीछे ले गया था। भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। छोड़ें, बच्चे की जान लेंगे क्या? फैसल अपना बाजू छुड़ाता ओन साहब के पास जा खड़ा हुआ था। मलाइका इसकी बहादुरी पर हंसी थी। तो मतलब भाई आपने वही यूनी वाली हयाम आपी से निकाह किया? वो काफी देर सोच विचार के बाद बोली थी। अरियान ने एक लंबी सांस खींचते हुए उसे हवा के सुपुर्द किया था। आप सबको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैंने हयाम से ही निकाह किया है? वो हारे हुए लहजे में कहा था। वैसे बेटा, मुझे आपके बताए बगैर निकाह करने पर कोई एतराज नहीं। मैं खुश हूँ क्योंकि आप खुश हैं, मगर सच बोलूं तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। अरियान का दिल चाहा था अपना सर पीट ले, इतनी बड़ी बात और इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ भी अरियान ने हयाम के साथ किया था, इस सब के बाद किसी का भी यकीन कर पाना मुश्किल था कि हयाम ने निकाह के लिए रजामंदी दे दी थी। मगर इनको कौन समझाता? ये सब अल्लाह की मर्जी थी। उन्होंने चाहा और वो हो गया। ये ले, अरियान ने पॉकेट से निकाह नामा निकालकर सुमेरा बेगम के हाथ पर रखा और सब लोग मक्खियों की तरह उनके नजदीक जमघटा लगाए खड़े हो गए थे। अल्लाह जी, ये तो सच है। सबसे पहले तूबा की चीख गूंजी थी, जो कि इतनी ऊंची थी अरियान को भी अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा था। मतलब अब हयाम आपी मेरी पक्की वाली भाभी बन गई हैं। अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी दुआ सुन ली। वो अपनी ही रो में बोली जा रही थी और सबकी नखियों से इसे देख रहे थे। सॉरी मामा, वो गलती से मेरा मतलब है, खुशी से ऊंचा बोल दिया। वो शर्मिंदा होती सर झुका गई थी। कुछ देर पहले ही उसकी सुमेरा बेगम से क्लास लगी थी। कोई बात नहीं बच्चे, अरियान इसे अपने बाजू में लेते प्यार से बोला था। दुल्हन ऊंची आवाज में बात नहीं करती, ये सच है। तूबा ने उसके कान में सरगोशी की थी। अरियान के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। ऐसा किसने कहा मेरी गुड़िया से? मामा ने बोला, वो खफगी से बोली थी। अब मामा ने कहा है तो फिर सही ही कहा होगा गुड़िया। इस पर तो पहले ही इल्जाम लगा था इसको बिगाड़ने का। अगर सब मजीद उसकी साइड लेते तो सुमेरा बेगम इसकी भी क्लास लग जाती, इसलिए अक्लमंदी से काम लिया। वहाँ सभी तूबा की मासूम बातों से खुश हो रहे थे। जब सुमेरा बेगम की आवाज़ ने इन्हें चुप कराया था। निकाह हो गया है तो हमें उनके घर जाना चाहिए एक बार, क्यों अम्मा? सुमेरा बेगम अरियान की तरफ देखती आसिया बेगम से बोली थी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी बहू है, जितनी बार जाएं। अरियान उनकी आंखों में जगमगाता सवाल पड़ता मुसरूर कुन लहजे में बोला था। हाँ, अब एतराज़ होना भी किसे है? फैसल गला घंगालते हंसा था। अगर तुम्हारी शादी ना होती तो मैं तुम्हें बताता फैसल, किसे एतराज़ है? अरियान की खुली धमकी फैसल के मुंह को ताला लगा था। मुबारक हो भाई, हमजा इसके गले लगा था। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो शायद ये सब नहीं हो पाता। अरियान के कहने पर मलाइका ने सिर को खम दिया था। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। अरियान उसके स्टाइल पर मुस्कुराया था। ओन साहब, आसिया बेगम, सुमेरा बेगम और बाकी सब ने भी इसको मुबारकबाद दी थी। आज रुखसती का फंक्शन था, सब ही खुश थे, मगर तूबा का सोच कर ही हाथ पांव फूल रहे थे। इसे रह रहकर फैसल की धमकियां याद आ रही थी जो उसने 2 दिन पहले उसे दी थी। वो जो इससे छुपती फिरती थी, पानी लेने किचन की तरफ गई थी, मगर बदकिस्मती थी जो फैसल की खुशकिस्मती, वो भी वही मौजूद था। तूबा इसे देखकर भागती। फैसल ने इसे अचानक से उचक लिया था। कहाँ भाग रही हो मिसेस फैसल? मिसेस
फैसल ने इसे अपने घेरे में कैद किया था। फैसल छोड़े मुझे, वो मछली थी। ओके छोड़ दिया, वो पुरसकून सा कहता पीछे हटा था। वो दोबारा भागती, उसकी कलाई अभी भी कैद में थी। भाग लो जितना भागना है, आना तो फैसल शाह के पास ही है, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा किसी को बेकरार करके कैसे सुकून से रहा जाता है। तब तुम पर, तुम्हारी इन सांसों पर सिर्फ फैसल शाह का हक होगा। वो बहक के लहजे में कहता, उसका सांस अटका गया था। क्या हुआ गुड़िया? ज़ारा जो उसका ब्राइडल ड्रेस लिए कमरे में आई थी, गुमसुम खड़ी इस छोटी सी दुल्हन को देखा था जो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई थी। आपी मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़ारा इसे नर्वस देखकर मुस्कुराई थी। डरने की क्या बात है गुड़िया, ये तो मतयीन है, हर लड़की की रुखसती होती है। आपी मुझे फैसल से डर लग रहा है। वो मासूम अपना खदशा बयान करते बेड पर ढह गई थी। ज़ारा हंसी छुपाती उसके करीब आई थी। वो बहुत अच्छा हस्बैंड साबित होगा मेरी गुड़िया के लिए, और डरने की ज़रूरत नहीं है, बहादुर बनो, डरो नहीं, डराना सीखो। निदारा अभी किसे समझा रही थी जो वो जो कॉकरोच देखकर चीखें मार देती थी। फैसल शाह की कुर्बत का सामना करना इसे ज़िंदगी का अहम तरीन मराहिल तय करने जैसा लग रहा था। सोचते ही उसके हाथ पांव भीग चुके थे। अच्छा ये लो पानी पियो, मैं मामा का पता करके आती हूँ। अब तुम्हें सिर्फ वही समझा सकती हैं। यह सब इतनी अचानक हुआ कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। आज मेरी छोटी बेटी की रुखसती है, मैं यहाँ स्पेशल अपनी बहू से मिलने आई हूँ। बाकी सब भी आना चाहते थे मगर शादी का घर था, आप समझ सकते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बहन जी, ये तो आपका बड़ापन है कि आप अपनी बेटी की शादी छोड़कर यहाँ अपनी बहू से मिलने आई हैं। दुरानी साहब ने अपने सामने बैठी अरियान मलिक की माँ को देखते कहा था। तो कहाँ है हमारी बहू? ऑन साहब बेसब्री से बोले थे, मगर इनसे ज्यादा बेसब्र तो वहाँ कोई और ही था जो इस दुश्मन जान के दीदार में बेचैन था बैठा था। जी मैं अभी बुलाता हूँ। दुरानी साहब हयाम के कमरे की तरफ गए थे। इन्हें यहाँ यूं अचानक आना अच्छा तो नहीं लगा था, मगर वो अपने बेटे की पसंद से मिलना चाहती थी, जिसने उनके पत्थर दिल जैसे बेटे को मोम जैसा बना दिया था। सुमेरा बेगम ने अपने सामने खड़ी मन मोह लेने वाली दुबली पतली सी लड़की को नजर भर कर देखा था, मगर नजर थी जो हटने से इनकारी थी। वो वाकई में इस मकाम पर थी कि उसकी नजर उतारी जाती और बारहा दफा उतारी जाती। नूरानी चेहरा, साफ शफाफ रंगत, लंबे बालों को जूड़े में कैद किया, हमसे लिबास में सर पर दुपट्टा रखे वो इनके सामने खड़ी थी। अब इन्हें समझ आया था कि क्यों इनका बेटा इसे पाने की चाह में रब से हम कलाम होने लगा था। वो वाकई परियों जैसा हुस्न रखती थी, तीखे नकूश की मालिक को प्यारी सी लड़की इन्हें अपनी बहू के रूप में बहुत पसंद आई थी। बेटा यहाँ आए, सुमेरा बेगम ने इसे प्यार से बुलाते अपने पास बिठाया था। और साहब ने शफकत भरा हाथ उसके सर पर रखा था। जितनी आपकी तारीफ सुनी थी आप उससे ज्यादा प्यारी हैं। सुबह सारा दिन हवेली में सिर्फ आपकी ही बातें करती है। कौन साहब की पूरी बात सुने उसके तने नखूश ढीले पड़े थे। वो जो अरियान मलिक समझ रही थी तूबा के नाम पर मुस्कुराई थी। भाई साहब कल मेरी बेटी का वलीमा है और मैं चाहती हूँ मेरी बहू भी इसमें शिरकत करे। दुरानी साहब इनकी ख्वाहिश पर मुस्कुराए थे। हयाम का बुझा चेहरा मजीद बुझ गया था। उसने इस सारे वक्त में रियान की तरफ देखने की गलती नहीं की थी। आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे नहीं भाई साहब, आखिर मुझे क्या एतराज होगा? हयाम अब आपके घर की बहू है, निकाह की रस्म अदा हो चुकी है, वो जरूर आएगी। दुरानी साहब ने मुस्कुराकर कहते उनकी तरफ चाय का कप बढ़ाया था। अरियान की नज़रें खुद पर जमी देख अब इसे कोफ्त होने लगी थी। इन सब से एक्सक्यूज करती हयाम किचन में चली गई थी। बहुत खामोश तबीयत की लगती है मुझे हयाम। वो सभी हवेली इस वक्त हवेली लौटने की तैयारी कर रहे थे। माशाल्लाह मेरी बहू क्यूट भी बहुत है। अरियान मुस्कुराता हुआ उनकी बातें सुनता ड्राइव कर रहा था। वो हकीकत में कैसी है वो सिर्फ वही तो जानता था। वो इस वक्त इस फूलों से सजे कमरे में बैठी इंतहाई नर्वस हो रही थी। जारा और मलाइका कुछ देर पहले ही इसके पास से गई थी। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंद गई थी। हमजा और मलाइका इसे कमरे में जाने नहीं दे रहे थे। कमरे को लॉक किए इसकी चाबी को छुपा दिया था और अब फैसल इनकी हरकत पर बल खाता इनसे लड़ने में मसरूफ था। हमजा तुम ठीक नहीं कर रहे, वो नाराजगी से बोला था। और जो तुमने हमारे साथ किया उसका क्या? हमजा ने इसे वो झूठ याद दिलाया था। भाई आप खामोश क्यों बैठे हैं? बोले ना, इन्हें चाबी दे मुझे। फैसल कब से खामोश बैठे अरियान से बोला था। सब ठीक ही तो कर रहे हैं तुम्हारे साथ। पहले तुम इन सबको तंग करते थे, आज इनके पास मौका है। अरियान हंसता हुआ कहता फिर से मोबाइल में मसरूफ हो गया था। मलाइका और हमजा ने अरियान की बात पर दांत निकाले थे। वो अब इनकी मिन्नतें नहीं करने वाला था, इसलिए चुपचाप सोफे पर जा बैठा था।
अभी कुछ ही देर गुजरी थी, सुमेरा बेगम आखिरी बार सब चेक करने के लिए आई थी। लाउंज की लाइट्स ऑन देखे वो अंदर आई थी। आप सब सोए नहीं अभी तक? और फैसल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुमेरा बेगम के रूप में इसे जैसे नई उम्मीद मिली थी। छोटी मामा, इन दोनों ने कमरे को लॉक कर दिया और चाबी छुपा दी है। भाई भी कुछ नहीं बोल रहे। इन्हें वो मासूमियत तारी करता इन सबके साथ हरियान की भी क्लास लगवा गया था। ये क्या मजाक है? हमजा, चाबी दे मुझे। तो मेरा बेगम के कहने की देर थी, मलाइका वहां से रफू चक्कर हुई थी और हमजा भी चाबी दिए फौरन से भागा था। ये ले जाएं आप अपने रूम में। चाबी फैसल को देती अब वो अरियान के पास आई थी। आपको इन्हें मना करना चाहिए था और आप इन सबके साथ मिल शामिल हो गए। मम्मा, आप तो जानती हैं फैसल सबको कितना तंग करता है, तो बस मैंने भी इनका साथ दे दिया। अरियान शरारत से बोलता इन्हें हंसने पर मजबूर कर गया था। आप पर यह मुस्कुराहट बहुत जचती है बेटा, इसे कभी खुद से दूर मत कीजिएगा। तो आप दुआ करें आपकी बहू मुझे माफ़ कर दे। उसके लहजे में उदासी दर आई थी। इंशाल्लाह कर देगी माफ़। वो बहुत मासूम सी और सादा दिल लड़की है। अरियान, मैंने ज़िंदगी गुजारी है, पहली नज़र में ही मुझे मालूम हो गया था वो आपके साथ बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा एक साथ रखे और खुश रखे, आमीन। वो दोनों बेक वक्त आमीन कहते मुस्कुराए थे। चले, बहुत रात हो गई, सो जाए आप, मैं जा रही हूँ। तो मेरा बेगम इसे शब खैर कहते अपने कमरे की तरफ गई थी। कमरे को लॉक करते वो बेड के करीब आया था जहां उसकी कुल कायनात अपने तमाम तर फसू खरीज हुसन समेत नींद की वादियों में उतर चुकी थी। मगर आज तो बदले की रात थी। आज की शब तो तूबा ने उसकी तमाम बेकरारियों का हिसाब चुकाना था। फैसल इसके करीब होता जरा सा झुका था। तूबा अपने माथे पर हिद्दत में लम्स महसूस करते कसमसाई थी। जरा सी आंखें खोले, अपने इतने करीब फैसल को देखकर उसकी चलती सांसों में इंतशार बरपा हुआ था। नींद का खुमार कहीं खो गया था। पूरी की पूरी नींद से जागी इसे देख रही थी। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट, फैसल उसके करीब बेड पर बैठते नरमी से बोला था। ये बहुत प्यारा है, तुबा ने इस नफीस से ब्रेसलेट को देखते बहुत लगन से कहा था। वो मुस्कुराया था। अब मेरा गिफ्ट, उसने अपनी हाथ तूबा के आगे बढ़ाया था। मुझे नहीं पता था कि शोहर को भी गिफ्ट देते हैं। मैं कल आपको दे दूंगी। पक्का? वो मासूमियत से बोलते इसे अपना दीवाना कर रही थी। कोई बात नहीं, तुम मुझे अभी भी गिफ्ट दे सकती हो मेरी जान। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरी जान, फैसल ने अंगूठे से इसके होंठ सहलाए थे। तूबा की जान लबों को आई थी। फैसल मजीद करीब होता, तूबा इसका एसार तोड़े बेड से उठी थी। आपकी साइड वो है, ये मेरी साइड है। मुझे नींद आ रही है। इसके इतनी अहम तरीन बात बताने पर फैसल ने इसे घूरा था। वो जो कंफर्टर मुट्ठियों में दबोचे सोने की तैयारी में थी, फैसल के हमले पर उसके कुशादा सीने से टकराई थी। और तुमसे किसने कहा मेरी जान कि मैं तुम्हें सोने दूंगा? फैसल इसका दुपट्टा कंधे से सरकाए बहके हुए लहजे में बोला था। तूबा के तोते उड़े थे। फैसल वो इसके आगे कुछ बोलती, वो इसके होंठों पर झुकता उसकी आवाज को बंद कर गया था। अपनी शिद्दत से वो इसे कुछ ही मिनटों में निढाल कर रहा था। उसके लबों को आज़ादी बख्शे अपने दहकते लब उसकी गर्दन पर रखे थे। फैसल प्लीज। वो बस उखड़ी सांसों में इतना ही बोल पाई थी। इसकी शिद्दतों को सहना उसके लिए मुश्किल था। जान तो तब निकलती महसूस हुई जब फैसल ने इसके कंधे से शर्ट खिसकाई थी। नो नो नो, दूर हटे। तू से धक्का दिए पीछे हुई थी। यहाँ वापस आओ, वो रौबदार लहजे में बोलता उसको कांपने पर मजबूर कर गया था। ना चाहते हुए तूबा ने अपना लरसता हाथ उसके बढ़ाए हाथ में रखा था और वो किसी कटी डाल की तरह इसके हिसार में आकर कैद हुई थी। इसे अपनी बाहों में भरता नरमी से बेड पर लेटाया था। मेरी जान तंग करोगी तो मैं भी तंग करूंगा। बोलते हुए अपने लब वो उसके सीने पर रख गया था। तूबा को अपने दिल कानों में धड़कता सुनाई दे रहा था। अपने पेट पर उसका गर्म लम्स को महसूस करते उसके 14 तबक रोशन हुए थे। मगर अब वो वहां से भागकर मजीद कोई मुश्किल नहीं चाहती थी। अपने लिए इसने दम साधे लेटी रही। फैसल इसकी गर्दन पर अपने जा बजा लम्स छोड़ता जब उसे नमकीन से पानी का जायका अपने होठों पर हुआ था। उसने झट से सर उठाया था। तुबा आंखों पर हाथ रखे रोने में मसरूफ थी। आंसू बहते हुए गर्दन तक आ रहे थे। रोना बंद करो। फैसल उठ के बैठता उसे भी अपने साथ बैठाया था। तुबा इसके सीने में मुंह छुपाए फूट फूट के रो दी थी। रिलैक्स मेरी जान, रोना बंद करो। वो रोते हुए इसका ज़ब्त आज़मा रही थी। श्श, अब एक आंसू भी नहीं। उसके आंसू लबों से चुनते दोनों आंखों पर बारी बारी अपने होंठ रखे थे। चलो सो जाओ वरना दोबारा रहम नहीं खाऊंगा। इसे अपने सीने पर लिटाए वो आंखें मूंद गया था। खुद पर जब्त करना मुश्किल था मगर यूं तूबा का खौफजदा होना उसे बुरा लगा था। तूबा भी सुकून का सांस लेती फैसल की पनाहों में मीठी नींद में उतर गई थी।
वो सब इस वक्त अरियान मलिक के ऑफिस में मौजूद थे। अरियान ने इन्हें बहुत इमरजेंसी में बुलाया था। वो तीनों परेशान से बैठे थे मगर इसका कोई अता पता नहीं था। मैं भाई को कॉल करता हूँ, हमजा कहता हुआ मोबाइल निकालने लगा था जब अरियान ऑफिस में दाखिल हुआ था। भाई बैठो तीनों। वो जो इसके एहतराम में हमेशा इसके मना करने के बावजूद भी खड़े होते थे, आज भी एहतरामन अपनी जगह से उठे थे। मगर आज इनके चेहरों पर परेशानी वाज़ेह थी। अगर अरियान ने इन सबको इतनी हड़बड़ी में बुलाया था, तो ज़रूर कोई बहुत अहम बात होगी। मुझे तुम तीनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरियान की बात पर इन तीनों को खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी थी। मगर भाई ये तो बहुत खतरे की बात है। अरियान के बताने पर सबसे पहले फैसल बोला था, भाई आपने हमसे ये बात छुपाई क्यों? इतना सब कुछ हो गया और आपने कुछ बताया ही नहीं। हमजा ने शिकवा किया था। हमजा मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। भाई हम किसी कब से हो गए भाई हैं आपके, फैसल नाराज होते बोला था। इस बहस को ख़त्म करो फैसल, ये सोचो हम इससे निपटेंगे कैसे? वो जो कब से खामोश बैठी थी मुद्दे की बात पर आई थी। इन तीनों ने एक दूसरे को पुरसोच नज़रों से देखा था। अब भी वही करेंगे जो इस सर्वर के साथ किया था? नहीं फैसल, इस बार ये इतना आसान नहीं होगा जितना तुम समझ रहे हो। इस बार मुकाबले में सर्वर से 2 गुना ज़्यादा कमीना और घटिया शख्स है। अरियान बिल्कुल ठीक कह रहा है। फैसल मैंने पिछले दिनों इसी की 1-2 खबरें पढ़ी हैं। ये बहुत ही शातिर है। ऐसे काम करता है कि पीछे उसके नाम नहीं आता और ना ही कोई सबूत छोड़ता, और छोड़ भी दे तो दुबई की पुलिस इस गुंडे का क्या बिगाड़ लेगी? हमजा गुस्से से बोला था। हमजा सबसे पहले हवेली की सिक्योरिटी बढ़ा दो। दूसरा तुम तीनों के पास हर वक्त अपनी गन मौजूद होनी चाहिए। दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वैसा ही था दुश्मन से 10 कदम आगे की सोच रखने वाला। और भाई आज के फंक्शन का क्या करना है, कैंसिल कर दें? नहीं फैसल ये नहीं करना। ऐसा करने से इसे लगेगा हम इससे डर गए हैं। वो हमला करने में जल्दी कर सकता है। फंक्शन आज ही होगा, बस तुम सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता हमारी जरा सी भी बेध्यानी किसी नुकसान का सबब बने। इन तीनों ने हर बात को गौर से सुने, सर इस बात में हिलाया था। फैसल तुम शाम के फंक्शन की तैयारी करो, बाकी हम इसके अगली चाल का इंतजार करेंगे। भाई हमजा के बुलाने पर अरियान ने इसकी तरफ देखा था। और भाभी की सिक्योरिटी? अरियान ने इसे घूरा था। अरे नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो अब हमारी फैमिली का हिस्सा है, जैसे पहले सर्वर ने किया। अगर अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा हमजा। वो इसकी बात काटते फौरन से बोला था, हयाम की हिफाजत मैं खुद कर लूंगा। और बाकी मैं इसके घर के बाहर पहले ही 4 गार्ड का तयन कर चुका हूँ, जिसकी इसे खबर तक नहीं है। मगर अरियान हयाम तुम्हें अपने आसपास नहीं रहने देगी। मलाइका की बात पर वो मुत्तफिक था। मैं पहले की तरह इसकी हिफाजत करूंगा। मलाइका इसके जवाब पर वो सब मुतमईन हुए थे। अब जाओ तुम दोनों शाम के फंक्शन की तैयारी करो। ओके मैं भी शिकार के चारे का इंतजाम कर लूँ। वो भी अपने अंदाज में बोलती उठी थी। ख्याल रखना अपना और वकास की मदद ले लेना। मगर अरियान मैं अकेले नहीं मलाइका, जानती हो ना सर्वर की बार क्या हुआ था। मैं ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकता। इसलिए तुम जो भी करोगी वकास तुम्हारे साथ रहेगा, मैंने इसे बोल दिया है। उफ अब इस 2 टके के वर्दी वाले के साथ काम करना पड़ेगा। उसने बुड़बुड़ाते दांत खिचखिचाए थे। जानती हो ना अगर तुम्हारी ये अजीम सोच अपने शोर के लिए मामा के कानों तक पहुंची तो क्या होगा? वो कैसे भूल गई थी कि अरियान मलिक के ऑफिस में खड़ी बोल रही थी, चाहे फिर हल्की आवाज में ही क्यों ना बोलती। मैं तो बस यूं ही, प्लीज आंटी को कुछ मत बताना, मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मलाइका मन्नत भरे लहजे में बोलती दोबारा से 9-2-11 हुई थी। वो बस मुस्कुरा के रह गया था। ज़ेहे नसीब, आज सिंड्रेला को मेरी याद कैसे आ गई। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोलता उसकी जानिब आया था। गार्ड जो हम वक्त नजरें झुकाए रखते थे, इसके आते ही की नखियों से इसे देखने लगते लगे थे। वो थी ही गजब की प्यारी, और फिर उसकी वो बेहुदा ड्रेसिंग सबको इसकी तरफ मजीद रागिब कर देती थी। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सिंड्रेला उलझी सी लग रही थी इन्हें। हाँ बोलो। मुझे बाबा ने बताया आप कल वापस जा रहे हैं। अजमल खान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं अरियान मलिक और इसके पूरे खानदान का नामो निशान तक मिटा देना चाहती हूँ। इसकी वजह से बड़े फंक्शन में मेरी और मेरे बाबा की बेइज्जती हुई। वो गुस्से से बोलती जा रही थी जब अजमल खान ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। मैं सिंड्रेला की मदद ज़रूर करूंगा। आखिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो कमीनगी से हंसा था।
آپ کیسے میری مدد کریں گے؟ وہ وائن کا گلاس اٹھاتی منہ سے لگا گئی تھی۔ یہ لو، اجمل خان نے اس کے سامنے ایک USB رکھی تھی۔ اس میں کچھ ایسا ہے جو اگر تم نے صحیح سے استعمال کیا تو اس کے ذریعے تم ریان ملک کو بآسانی برباد کر سکتی ہو۔ بس تمہیں اس کی کمزوری معلوم ہونی چاہیے۔ سنڈریلا نے اس کی ہر بات کو غور سے سنتے ہوئے USB کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ تو ریان ملک کی شکست پکی سمجھو۔ میں اجمل خان نے سوالیہ تو پھر تو اریان ملک کی شکست پکی سمجھوں میں؟ اجمل خان نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ ایک دم پکی، ایسا کوئی کھیل نہیں ہے جس میں کوئی مجھ سے جیتا ہو، اور یہاں بھی میں ہی جیتوں گی۔ اس USB میں موجود چیز کو ایسے استعمال میں لاؤں گی کہ شکست اس کا مقدر بن جائے گی۔ مجھے تمہارے شاطر دماغ کا آئیڈیا ہے سنڈریلا، اسی لیے تو یہ کام تمہیں دیا ہے۔ وہ دونوں بے غیرتی سے کہکے لگاتے وائن کے گلاس منہ سے لگا گئے تھے۔ السلام علیکم، وہ منہ بنائے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، آ گئی میری بیٹی۔ وہ کچن سے نکلتے فوراً اس کی جانب آئے تھے، مگر اس کا اترا چہرہ دیکھ پریشان ہوئے تھے۔ کیا ہوا حیام، سب ٹھیک ہے؟ وہ سوچوں کو جھٹکتی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بابا بہت تھک گئی ہوں، وہ برا سا منہ بنائے بولی تھی۔ اوہو، میری پرنسس تھک گئی ہے، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتا ہوں، پھر آپ سو جانا تھوڑی دیر۔ اوکے بابا، وہ مختصر سا جواب دیتے دیتے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اور کتنے دن یونی جانا ہے آپ نے ابھی؟ بس بابا، آج لاسٹ ڈے تھا، اب باقی کی تیاری میں گھر پر ہی کروں گی۔ حیام سکھ کا سانس لیتے مسکرائی تھی۔ حیام، آپ کو یاد ہے نا شام میں اریان کے دوست اور اس کے بھائی کے ولیمے کے فنکشن پر جانا ہے؟ وہ جو مزے سے کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ پیچھے لیے تھے۔ جی بابا یاد ہے، وہ بیزار سے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا اب کہیں جانے کو دل نہیں کرتا تھا، اسے اب انہی چار دیواری کی عادت ہو گئی تھی۔ اوکے، تو ٹائم سے ریڈی ہو جانا، میں ڈرائیور کو بول دوں گا، وہ آپ کو چھوڑ آئے گا۔ آپ نہیں چلیں گے؟ وہ اداسی سے بولی تھی۔ نہیں بیٹا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اس لیے نہیں آ پاؤں گا۔ آپ فنکشن انجوائے کرنا، وہاں اریان کی فیملی بھی ہوگی۔ وہ مسکرائے تھے۔ اوکے بابا، اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، وہ کھانا چھوڑتی کمرے میں آ گئی تھی۔ تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ وہ آفس سے سیدھا حویلی آیا تھا جہاں ملائکہ، حمزہ اور فیصل پہلے سے ہی موجود تھے۔ اف بھائی، یہ پہلا ریسیپشن ہے جس میں دولہا خود کام کر رہا ہے۔ ہائے میری کمر، وہ رونی صورت بنائے کمر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ دکھاؤ کہیں ٹوٹ تو نہیں گئی؟ حمزہ نے شرارت سے کہتے اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کی تھی۔ حمزہ تیری تو، فیصل کچھ بولتا ریان نے اسے گھورا تھا۔ ایک دن کام کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہاری اس بندروں جیسی شکل پر، اور نہ ہی کمر ٹوٹے گی۔ ملائکہ نے بھی لقمہ دیا تھا۔ حمزہ نے زور زور سے دھری کا سر ہلایا، اس کی بات کی تصدیق کی تھی۔ فیصل تو بس ان دونوں کو گھور کے رہ گیا تھا، تمہاری باری بھی تو آئے گی، پھر پوچھوں گا تم سے۔ ملائکہ کو دھمکی دیتے وہ بیچارگی سی شکل بنا گیا تھا۔ اور ہاں، آپ کو بھی لگے ہاتھوں اس نے ریان کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ وہ جو ان کی نوک جھوک پر مسکرا رہا تھا، یکدم سنجیدہ ہوا تھا۔ میں بھابھی کو بتاؤں گا کتنے بڑے سڑیل ہیں آپ، وہ بولتا اپنی جان بچائے وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ ریان ملک کی نظروں میں وہ حسین سراپا گھوم گیا تھا۔ اس کا دل دھڑکا تھا، دشمن جان کی یاد ستانے لگی تھی۔ اریان کال کرنے کا سوچتا موبائل نکالے لان میں آیا تھا۔ سردیوں کی ہلکی سی دھوپ میں چہل قدمی کرتے اس نے نمبر ڈائل کیا تھا۔ اف، پھر سے نہیں، بالآخر اس نے تیسری کال اٹینڈ کر ہی لی تھی، بغیر دیکھے۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی بعد میں کال کریے گا، وہ نیند سے بوجھل آواز میں بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سوری ٹو سے، مجھے اپنی بیوی کی بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے مجھے تو ابھی بات کرنی ہے۔ ایام جو موبائل منہ پر ہی رکھ کے پھر سے سو گئی تھی، اریان ملک کی آواز پر اچھلی تھی اور موبائل بیچارہ کارپٹ پر گرا، اپنی مالکن کی بے وقوفیوں کا نتیجہ بھگت رہا تھا۔ اوف اللہ جی، ایام نمبر تو دیکھ لیتی کال اٹھانے سے پہلے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی خود کو خود ہی ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے کارپٹ پر گرا موبائل اٹھایا تھا جس پر کال ابھی بھی چل رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا تھا طوبہ کی کال ہوگی، اس لیے بغیر دیکھے ہی بول گئی۔ حیام شرمندہ ہوئی تھی۔ اٹس اوکے میری جان۔ اریان اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ عام سے لہجے میں بولتا بات ختم کر گیا تھا۔ میں نے کال کی تھی کہ شام کو تیار رہنا، میں پک کرنے آؤں گا۔ شکریہ، پر میں مینج کر لوں گی۔ میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں مس حیام اریان ملک۔ وہ برہم ہوا تھا۔ حیام کو اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگانا ناگوار گزرا تھا۔ میں بھی بتا ہی رہی ہوں اریان ملک کہ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، اشر بھائی مجھے چھوڑ جائیں گے۔ وہ تیکھے لہجے میں بولتی اسے آگ لگا گئی تھی۔ میں تمہیں وارن
کر رہا ہوں حیام، اگر اس اشر کے ساتھ تم کہیں بھی گئی تو اپنے حال کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اشر کے نام سے اریان کو اپنے جسم میں آگ لگتی محسوس ہوئی تھی۔ حیام جانتی تھی اریان کو اشر نہیں پسند، اسے تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کے اس کا نام لیا تھا۔ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی اریان ملک، اور بھولو نہیں میرے نزدیک اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میرے شوہر بننے کی اور مجھ پر حکم چلانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ حیام وارننگ دینے والے لہجے میں کہتی اس کی سنے بغیر کال کٹ کر گئی تھی۔ اگر سن لیتی تو شاید نہیں، یقیناً اپنے کہے پر عمل نہ کرتی۔ شادی کی اہمیت ہے تو تمہیں میں واقف کراؤں گا حیام میڈم، وہ معنی خیز سا بولتا واپس حویلی میں چلا گیا تھا۔ اسے چہرے پر پہلی دلکش مسکراہٹ کو کسی نے بہت نفرت سے دیکھا تھا۔ کیا کام تھا، کیوں بلایا مجھے؟ زارا کمرے میں داخل ہوتی تیزی سے بولی تھی۔ وہ جو وارڈروب میں گھسا نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا، اس کی طرف گھما۔ میں نے کب بلایا تمہیں؟ حمزہ خود کی طرف اشارہ کرتے تعجب سے بولا تھا۔ حمزہ پلیز مذاق نہیں کرو، ابھی فیصل کے بچے بندر کہیں کے پھر سے بیوقوف بنا گیا مجھے۔ وہ خود سے ہی بات کرتی شاید غصے کے عالم میں بولی تھی۔ ارے ارے میری جنگلی بلی، مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اب کیا کر دیا فیصل نے؟ حمزہ اس الجھی ہوئی حسینہ کو غصے سے بڑبڑاتے دیکھ قریب آیا تھا۔ فیصل نے مجھے کہا کہ تم نے مجھے بلایا ہے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ تم جانتے ہو میں کتنی مشکل سے اس ہیوی میکسی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کے یہاں تک آئی ہوں۔ اس نے گہری نظروں سے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو میکسی کو ہاتھوں میں تھامے بالوں کی چٹیاں بنائے بغیر میک اپ کے بھی اس پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اب پھر جانا پڑے گا، میرے تو پاؤں بھی دکھنے لگ گئے ہیں۔ وہ منہ بناتی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی، حمزہ نے اس کی ناک پر لب رکھے تھے۔ وہ کچھ بولتی حمزہ اپنا بازو اس کے پیٹ کے گرد لپیٹتا مزید قریب کر گیا تھا۔ حمزہ مجھے تیار ہونا ہے، جانے دیں۔ زارا اپنی خفگی مٹاتے غصے سے چلائی تھی۔ جانے دوں گا، پہلے میں تمہیں بتا تو دوں آج تم کتنی حسین لگ رہی ہو اس ڈریس میں۔ زارا اس کا مطلب سمجھتی حمزہ اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ وہ خود کو مسلسل سیراب کرتے یہ بھی بھول گیا تھا وہ نازک وجود اس کی شدت نہیں سہ پائے گا۔ زارا اس کی شرٹ کو کھینچتی خود سے دور ہٹانے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ حمزہ بھی ترس کھاتے اس کے ہونٹوں کو بخشتا پیچھے ہوا تھا، مگر آزادی پھر بھی نہیں دی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تمہاری قربت میں ایسا کیا جادو ہے، جب بھی میرے قریب آتی ہو دور جانے کا دل نہیں کرتا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے گیلے ہونٹ سے ہلا رہا تھا۔ وہ بس اکھڑتی سانسوں کے ساتھ اس کی جسارتیں برداشت کر رہی تھی۔ ابھی زارا سانس بحال کرنے کی تگ و دو میں تھی جب اسے ڈوری کھلتی محسوس ہوئی تھی۔ حمزہ، زارا کی جان لبوں کو آئی تھی۔ وہ مزید بولتی حمزہ نے ہولے سے اس کے کندھے پر بائٹ کیا تھا، اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ وہ مزید اس کے وجود میں کھوتا دروازے کی دستک نے ان دونوں کی توجہ کو اپنی طرف مقبول کرائی تھی۔ زارا موقع کا فائدہ اٹھاتی اس کے حصار کو توڑے باہر نکلی تھی۔ ملازمہ سمیرہ بیگم کا حکم سنائے جا چکی تھی۔ زارا نے بھی فوراً سے ڈوری باندھے کندھے سے میکسی ٹھیک کی تھی۔ حمزہ وہی کھڑا اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ مجھ سے بات نہیں کرنا اب تم، وہ دھمکی دیتے کمرے سے باہر نکلتی حمزہ نے اس کے قدم روکے تھے۔ ایسے کیسے بات نہ کروں، میں تو بات بھی کروں گا اور پیار بھی کروں گا، کر لو جو کر سکتی ہو۔ وہ بھی کھلی دھمکی دیتا اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ حمزہ کیا کر رہے ہو، نیچے اتارو مجھے، باہر سب فیملی والے ہیں، کیا سوچیں گے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا زارا کوئی کیا بولتا ہے، میں اپنی بیوی کو اتنی بھاری میکسی کے ساتھ سیڑھیاں اترنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس کے نازک پاؤں دکھنے لگ جائیں گے، سمجھا کرو حمزہ۔ اس کی کہی بات دہرائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ باہر موجود سب ملازم اور سمیرہ بیگم جو اریان سے بات کر رہی تھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زارا کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ سمیرہ بیگم اور اریان مسکرائے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ ساری حویلی کے لیے یہی کسی معجزے سے کم نہیں تھا، ورنہ ہر 2 دن بعد تو وہ لڑتے تھے۔ سیڑھیوں سے اترتے حمزہ نے اسے گود سے نیچے اتارا تھا اور زارا بغیر کسی سے نظریں ملائے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ حمزہ مسکراتا ہوا سمیرہ بیگم اور اریان کے پاس آیا تھا۔ ماما وہ زارا کے پاؤں، میں نے کچھ پوچھا آپ سے؟ سمیرہ بیگم مسکرائی تھی۔ ان کی بات پر اریان کے ہونٹوں پر بھی خوبصورت سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ حمزہ بھی خجل سا ہوتا مسکرایا تھا۔ اوکے میں تیار ہونے جا رہا ہوں۔ اوکے جائیں، آپ بھی جائیں۔ اریان جو موبائل میں بیزی تھا ان کی بات پر چونکتے ہوئے اسبات میں سر ہلاتا کمرے کی طرف آیا تھا۔ تو تم نے اپنی ہی مرضی کی آخر؟ وہ جو کب سے حیام کے میسج کا انتظار کر رہا تھا اب اسے یقین ہو گیا تھا وہ اپنی ہی مرضی کرنے والی ہے۔ چلو تو سزا کے لیے بھی تیار رہنا، اریان اسے خیالوں میں مخاطب کرتا دلسوز لہجے میں بولا تھا۔
भाई ये टाई सेट कर दें। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। फैसल की आवाज़ पर उसकी तरफ मुड़ा था, जो बच्चों की तरह टाई हाथ में पकड़े खड़ा था। भाई अरियान जो अपने सब काम छोड़े उसकी टाई सेट कर रहा था, नज़रों के ज़रिए ही बुलाने का मकसद पूछा गया था। दूल्हा मैं हूँ, आप क्यों इतने सज संवर रहे हैं? मुझसे ज़्यादा तो आप प्यारे लग रहे हैं। ये सब हयाम भाभी का असर है। अरियान के लब मुस्कुराए थे। ज़ारा, हमज़ा, तूबा और मलाइका समेत इसके कमरे में आई थी। अल्लाह भाई, आप तो ब्लश कर रहे हैं। आपके तूबा की बात पर आपके तूबा की बात पर सब हंसते थे। तुम सब यहाँ मुझे तंग करने आए हो। अरियान उसकी टाई सेट करता जरा रोब से बोला था। क्या मिस्टर हैंडसम, अब ये रोब अपनी बीवी पर डालना। ज़ारा की बात पर सब दबी दबी हंसी हंसे थे। इस पर खाक रोब झाड़ूंगा। वो तो खुद मुझे धमकियां देती है। अरियान के मासूमियत से बोलने पर वहाँ सबके बेहंगम कह के गूंजे थे। इसने सबको बारी बारी घूरा था। अब यह तो होना था। अरियान, जैसे तुम खुद हो वैसी ही तुम्हें बीवी मिली है। मलाइका के बोलने पर सब ने उसकी तायद की थी। यार जस्ट इमेजिन, जिस अरियान मलिक के सामने अच्छे अच्छों के सांस सूख जाते हैं, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, लोग जिसके नाम से डरते हैं, वो अपनी बीवी की धमकियां सुनता है। उस अरियान मलिक की अपनी बीवी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। फैसल की इमेजिनेशन पर वहां मौजूद सबके एक बार फिर छत फाड़ कह के गूंजे थे। अगर इसे मालूम होता इसकी बात पर वो सब इतना इसे तंग करने वाले हैं तो वो कभी मुंह ना खोलता उसके सामने। मगर हाय रे किस्मत, वो सब अभी आपस में तबसरे करने में मसरूफ थे। अरियान कुछ बोलता सुमेरा बेगम कमरे में दाखिल हुई थी। आप सब यहाँ हैं, आपके चाचू बुला रहे हैं। और ये किस बात पर आप सब इतना ऊंचा हंस रहे हैं? आप भी सुनेंगी तो हंसी से लोटपोट हो जाएंगी मामा। हमजा के बोलने पर अरियान ने इसे सख्त तियोरियों से घूरा था। 1 मिनट के अंदर अंदर तुम सब यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, वरना मुझे बताते देर नहीं लगेगी कि अरियान मलिक क्या चीज़ है। वो इतने सख्त लहजे में बोला था कि वो सब मिनटों में बोतल के जिन की तरह वहां से गायब हो गए थे। सुमेरा बेगम का हाथ सर पर गया था। इन्होंने फिर से कोई शरारत की। वो अरियान को देखते बोली थी, छोड़े मम्मा, आए हम भी चलते हैं। अरियान मुस्कुराया था तो वो भी मुतमईन होती इसके साथ फंक्शन में आ गई थी। हयाम, और कितनी देर है बेटा? दुरानी साहब बोलते हुए कमरे में आए थे, जहां हयाम शीशे के सामने खड़ी मेकअप को फाइनल टच दे रही थी। खिला हुआ सुर्ख कलर का हैवी एम्ब्रॉयडरी के काम का फ्रॉक जेब तन किए वो बालों को जूड़े में कैद करती कुछ लटों को चेहरे पर ही छोड़ गई थी। पैरों में हील पहने और हल्का सा मेकअप किया था, जिसमें रेड लिपस्टिक वाजे थी। हम रंग दुपट्टा सर पर सलीके से सजाए वो किसी सल्तनत की शहजादी लग रही थी। कैसी लग रही हूँ? वो दुरानी साहब की तरफ मुड़ते बोली थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी शहजादी, किसी की नज़र ना लगे। वो मुस्कुराए थे क्योंकि उनकी बेटी मुस्कुरा रही थी। बेटा, अशर को आपने बुलाया है? दुरानी साहब को अशर का ख्याल आया था। जी पापा, वही मुझे छोड़ के आएंगे। मगर बेटा आप अरियान को बोल देते, बाबा इन्हें ख्वामखा इतनी तकलीफ होती। हयाम बोलते हुए रुख मोड़ गई थी। अगर दुरानी साहब को पता चल जाता कि वो ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर कर रही है तो इससे सख्त नाराज होते। मगर इन्हें कौन बताएगा? तो हयाम मैडम सोचों को झटकती अपना हैवी फ्रॉक संभालते सीढ़ियां उतरते नीचे आई थी। अशर की नज़र इसकी जानिब उठी थी, मगर अब वो किसी और की है। ये ख्याल आते ही उसने अपनी नज़रों को फौरन से वापस झुका लिया था। चले जी। वो दोनों दुरानी साहब को अल्लाह हाफिज बोलते घर से निकले थे, मगर दुरानी साहब बिल्कुल खामोश खड़े थे। परेशानी इनके चेहरे पर हर सू फैली थी। भाई भाभी क्यों नहीं आई अभी तक? तूबा के सवाल पर अरियान ने साफ कंधे उचकाए थे। वो तो खुद उसके इंतजार में बेकरार खड़ा था। उसका क्या मतलब है भाई? वो खफगी से बोली थी। आ जाएगी वो, फिक्र नहीं करो, अरियान ने इसे तसल्ली दी थी। उफ, यहाँ हो तुम, वापस चलो स्टेज पर लड़की, पहले पहली दुल्हन होगी तुम जो अपने वलीमे पर हर तरफ यूं घूमती फिर रही हो। वो और कोई सवाल करती ज़ारा उसके सर पर मौत के फरिश्ते की तरह हाजिर हुई थी। उफ अल्लाह, आपी मैं भाई भी का पूछने आई थी। तूबा चिड़ी थी। ज़रा आपी वहाँ देखें कैसे लड़कियां अरियान भाई को देख रही हैं, इसलिए मैं हयाम भाभी का पूछने आई थी। अरियान और ज़ारा उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए थे। मतलब अब तुम चाहती हो तुम्हारी भाई को अब कोई लड़की देखे भी नहीं? अरियान के सवाल पर तूबा ने इस बात में
सर हिलाया था। अरियान उसकी बात पर मुस्कुराया था, जिस मुस्कुराहट पर न जाने कितनी लड़कियां मर मिटी थीं। अशर इसे हवेली के बाहर छोड़कर जा चुका था। हयाम का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, मगर अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ी थी। हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो हवेली की सजावट देखते आगे बढ़ रही थी, जब उसका किसी से ज़ोरदार तसादुम हुआ। हयाम गिरती वकास ने इसे फ़ौरन से थामा था। अपने सामने वकास को देखकर वो पल में इसे पहचान गई थी। हयाम इससे फ़ौरन से दूर हुई थी। "आप ठीक तो हैं?" "जी, मैं ठीक हूँ।" तूबा और बाकी सब कहाँ हैं? हयाम को वहाँ रुकना मुनासिब नहीं लगा था, इसलिए अपने मतलब का सवाल पूछा था। वो स्टेज पर हैं, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। वकास बाअदब तरीके से बोलता स्टेज तक आया था, मगर हयाम का वकास से टकराना किसी ने बहुत ज़ब्त से देखा था। हयाम उसके साथ साथ चलती स्टेज तक पहुंची थी। खुद पर उठती लातदाद नजरें इसको कंफ्यूज कर गई थी। तूबा और बाकी सब ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। सुमेरा बेगम उसकी नज़र उतारने में लगी थी। वहाँ सब इससे गर्मजोशी से मिले थे। हयाम इन सब के बीच आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रही थी। एक फैमिली वाली खुशी, जो इसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वो यहाँ आकर खुश थी, मगर उसकी नज़रें बार-बार किसी को ढूँढ रही थी। "आप किसी को ढूँढ रही हैं भाभी?" हमज़ा के बोलने पर फैसल ने अपनी हँसी छुपाई थी। "नहीं, मैं भला किसे ढूँढूँगी?" हयाम उसके सवाल पर बौखलाई थी। "खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी को तंग किया।" औन साहब से स्टेज पर आते हयाम के सर पर हाथ रखते प्यार से बोले थे। "अरे चाचू, हम तो बस भाभी की हेल्प कर रहे थे, किसी को ढूँढने में।" फैसल शरारत से कहता हँसा था। वहाँ मौजूद सब उसकी बात पर हँसते थे। "फैसल," सुमेरा बेगम ने इसे डाँटा था। "ओके, ओके, अब तंग नहीं करूँगा।" वो हार मानते बोला था। "अरियान कहाँ है?" "अंकल, वो किसी काम से गया है, कह रहा था थोड़ी देर तक आ जाएगा।" औन साहब के सवाल पर मलाइका झट से बोली थी। सब ने इसे किन अँखियों से देखा था। "क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अभी मुझे अरियान ने कॉल की थी।" मलाइका ने बात बनाई थी। इन सब ने भी नज़रों के ज़ाविये बदले थे। मलाइका की बात सुनते ही उसी की अटकी सांसें चल पड़ी थी। हयाम खुश हुई थी कि अरियान वहाँ मौजूद नहीं है, वरना जो हरकत उसने की थी, अरियान उसे ज़रूर सज़ा देता। मगर ये भी उसकी खुशफ़हमी थी कि अरियान मलिक की सज़ा से बच जाएगी। वो अपनी सोचों में मगन खड़ी थी जब मलाइका के हाथ से जूस उसके ड्रेस पर गिरा था। "ओह रियली सॉरी हयाम, मुझसे गलती से गिर गया।" मलाइका ने झट से मादरत की थी। "अरे कोई बात नहीं, आप मुझे वॉशरूम बता दें, मैं साफ़ कर लेती हूँ।" हयाम के मुस्कुरा के कहने पर मलाइका इसे लिए कमरे की तरफ आई थी। "आप इसे साफ़ करें, मैं अभी आती हूँ।" ओके, हयाम सारा इस बात में हिलाती वॉशरूम में बंद हुई थी। शुक्र है साफ़ तो हुआ, मगर अब इसे सुखाऊँ कैसे? वो हयाम सोचती हुई कमरे से बाहर आई थी। उसने हर ड्रॉअर देख ली थी, मगर ड्रायर कहीं नज़र नहीं आई थी। उफ़! कहाँ होगी? वो झंझलाहट का शिकार हुई थी। "क्या ढूँढ रही हो?" इस खामोश कमरे में भारी आवाज़ गूँजी थी। वो आवाज़ के ताक़ुब में मुड़ी थी। "तो तुम यहाँ?" हयाम अटकी थी और साँसें भी सीने में है उसे देखे अटक गई थी। साँसें जो भी सीने में थी उसे देखते ही अटक गई थी। "मेरा मतलब है तुम तो यहाँ नहीं थे?" उसके मासूम सवाल पर अरियान ने उसका सर तपाँव बगौर जायज़ा लिया था। वो बगैर दुपट्टे सामने खड़ी अपनी कशिश से इसे दीवाने को बेकाबू कर रही थी। उसकी नज़रों से ख़ाइफ़ होती हयाम ने फ़ौरन से बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया था, जिसे सर पर ओढ़ने में नाकाम हो रही थी। दुपट्टा भारी और शिफ़ॉन का होने की वजह से सर से बार-बार सिरक रहा था। उसे दुपट्टे में उलझा देख अरियान मलिक के लब मुस्कुराए थे। वो चलता हुआ उसके पास आया था। उसकी धड़कनों में इंतशार बरपा हुआ था। वो गैर इरादी तौर पर पीछे की तरफ कदम उठाती अपने ही दुपट्टे में उलझी थी। इससे पहले हयाम मुँह के बल गिरती अरियान ने फ़ौरन से उसे थामा था। उसकी बाहों में आते ही हयाम की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। उसकी कुर्बत में इसे अपना आप सुलगता महसूस हुआ था। वो मचलती उसका घेरा तोड़ने की नाकाम कोशिशें करने लगी थी, मगर अरियान मलिक की गिरफ्त मज़ीद मज़बूत हुई थी। "किसके साथ आई हो?" लहजा हनूज संजीदा था। हयाम ने ज़रा सी नज़रें उठाए इसे देखा था। वो अरियान के चेहरे पर उसके तासुरात जानना चाहती थी, मगर उसके चेहरे पर फैले सर्द तासुरात इसको मज़ीद खौफ़ज़दा कर गए थे। "मैं बात दोहराने का आदी नहीं हूँ।" उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते चेहरा ऊपर उठाया था। अशर भाई के साथ।" वो तकलीफ़ की वजह से बेरब्त अल्फ़ाज़ बोलती सर झुका गई थी। वो जो पहले ही उसकी गुर्बत में मोम की तरह पिघल रही थी, खौफ के मारे सहमी थी। मेरे मना करने के बावजूद भी
وہ قدرے کم لہجے میں مگر سختی سے بولا تھا، اریان ملک دوسرا موقع نہیں دیتا، اس لیے سزا تو تمہیں بھی ملے گی تاکہ تم آئندہ ایسی غلطی نہ کرو۔ وہ محبت سے بھرپور لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی نما بولا تھا۔ سزا؟ حیام کی خوف سے آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ بھائی ہے میرے، اس نے سزا سے بچنے کے لیے بات بنائی تھی۔ تمہارے معاملے میں اریان ملک کسی پر یقین نہیں کرتا مسز، وہ گمبھیرتا سے کہتا ہے، کان کی لو کو ہلکا سا بائٹ کر گیا تھا۔ وہ جو کچھ سنبھلی تھی کھڑی تھی، دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی تھی۔ اریان پلیز، حیام نے سینے پر ہاتھ رکھ کے دور کرنا چاہا تھا، مگر وہ تو آج شاید اپنے ہوش میں تھا ہی نہیں۔ اس بار معافی نہیں۔ انگوٹھا اس کے تھوڑی تلے رکھے اریان نے اس کا چہرہ اپنے اور بھی نزدیک کیا تھا۔ دل پسلیاں توڑے باہر آنے کو تھا۔ وہ خوف کے زیر اثر اس کے سحر میں جکڑی آنکھیں موند گئی تھی۔ ایک پل بھی ضائع کیے بنا اس نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ کچھ ہی پلوں میں اس نے حیام کو کسی اور ہی دنیا کی سیر کروا دی تھی۔ حیام کی سانسیں رکنے لگی تھی، مگر مقابل تو شاید آج بے قراریوں کی حدود کو چھوتا خود کو سیراب کر رہا تھا۔ حیام کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اریان کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑتے اس نے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو ہوش گنوائے بیٹھا تھا، حیام کی مزاحمت سے ہوش میں آتے ہی نرمی سے دور ہوا تھا۔ اس نازک سے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرا تھا، ورنہ وہ ضرور زمین بوس ہو جاتی۔ اپنے عمل میں شدت کا اندازہ وہ اس کی اکھڑی سانسوں سے ہی لگا گیا تھا۔ وہ اپنی سانسوں کو بحال کرتی ابھی تک اس کی شرٹ کو مضبوطی سے دبوچے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آتے جاتے حیا کے رنگ اریان کو بہت بھلے لگے تھے۔ حیام اس کی طرف سے منہ موڑتی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی سانس لے رہی تھی۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اریان کی طرف دیکھنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ آئندہ اپنی منمانی کرنے سے پہلے اس سزا کو سوچ لینا۔ انگوٹھے سے اس کے ہونٹ سہلاتے وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ سانسیں اتھل پتھل ہوئی تھی۔ تم بہت برے انسان ہو۔ وہ خفت سے سرخ پڑتی خفگی لیے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی تھی۔ یقین مانو میری جان، میں اس سے بھی زیادہ برا بن سکتا ہوں اگر تم نے آئندہ میری بات نہ مانی تو۔ اگر اب دوبارہ تم نے ایسی کوئی بےہودہ حرکت کی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ سزا دینے کے بعد بھی وہ اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ یہ حیام کی نظر میں سراسر غلط تھا، اور حیام اریان ملک نے تو غلط بات برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ آئندہ مجھے دھمکی دینے سے پہلے 100 بار سوچیے گا۔ حیام انگلی اٹھاتی اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ اب تم جیسے خود ہو ویسی ہی بیوی تمہیں ملی ہے۔ حیام کی دھمکیاں سنتے اریان کو بے ساختہ ملائکہ کی کہی بات یاد آئی تھی۔ میں صرف دھمکیاں نہیں دیتا، عمل بھی کرتا ہوں میری جان، انتہائی سکون سے جواب دیا تھا۔ خود پر غصہ کرتے دیکھ اریان کو وہ اپنے دل کے اور بھی قریب لگی تھی۔ اس کی لو دیتی نظریں اور معنی خیز سی باتیں حیام کو پزل کر رہی تھی۔ اریان کی نظروں کی تاب نہ لاتے اس نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ وہ جو ابھی اسے اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہی تھی، اس کی جان لٹاتی نظروں سے ہی منہ چھپا گئی تھی۔ ادھر دیکھو، ابھی تو بہت بول رہی تھی، اب کیا ہوا؟ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے بولا تھا۔ حیام کو اس پر انتہائی غصہ آ رہا تھا۔ وہ کچھ بولتی دروازہ نوک ہوا تھا۔ اتنے پریشانی سے اریان کی طرف دیکھا تھا۔ پریشان نہیں ہو، بیوی ہو تم میری۔ اریان اس کی پریشان نظروں کا مفہوم سمجھتے سادہ سے لہجے میں بولا تھا۔ حیام کو حیرت ہوئی تھی، وہ اس کی نظروں کا مطلب بھی سمجھ جاتا تھا۔ وہاں سب نے تمہارا اور حیام کا پوچھ کر میرا دماغ کھا لیا ہے۔ اریان کے دروازہ کھولتے ہی وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ ہم بس آ ہی رہے تھے ملائکہ۔ اریان نے حیام کی طرف دیکھا تھا جو ابھی منہ پھلائے کھڑی تھی۔ تمہارا شکریہ۔ اریان نے شاید پہلی بار کسی کا شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ اس نے پہلی بار زندگی میں کسی کی ہیلپ لی تھی، ورنہ وہ اپنے کام خود کرنے کا عادی تھا۔ اوکے جلدی آؤ، انکل بھی تم دونوں کا پوچھ رہے ہیں۔ اور شکریہ آخری کام ہونے کے بعد کرنا اریان، ملائکہ مسکرا کے بولتی واپس مڑی تھی۔ حیام کو ان دونوں کی باتوں سے کوئی غرض نہیں تھا، اس لیے جب تک وہ باتیں کر رہے تھے حیام نے اپنا دوپٹہ دوبارہ سے سر پر اچھے سے سجا لیا تھا۔ چلیں، اریان نے اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا، جسے حیام مکمل اگنور کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ دونوں ابھی سیڑھیوں پر ہی تھے جب ہال کی تمام لائٹس آف ہوئی تھی، اور اب صرف ایک سپوٹ لائٹ ان پر تھی جو ان دونوں پر تھی۔ اب صرف ایک سپوٹ لائٹ آن تھی جو ان دونوں پر تھی۔ پوری حویلی تاریوں سے گونج اٹھی تھی۔ ملائکہ نے پہلے ہی مائک میں مسٹر اور مسز اریان ملک کے ویلکم کا بول دیا تھا۔ کچھ کی نظروں میں رشک تھا تو کچھ حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ اریان ملک نے نکاح کر لیا تھا، یہ خبر وہاں سب مہمانوں کے لیے تہلکہ خیز تھی۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دل ٹوٹے تھے اور کتنی تو آنسو بہا رہی تھی۔ ان چاروں نے ترچھی نظر سے ملائکہ کی طرف دیکھا تھا۔ ملائکہ کندھے اچکا گئی تھی۔ مجھے اریان
अरियान ने बताने से मना किया था। वो सब भी चुपचाप रुख मोड़ गए थे। अब अरियान ने मना किया था, वो सब क्या बोलते। सुमेरा बेगम और आसिया बेगम तो इन दोनों की एक साथ बलाइन ले रही थी। हयाम को इस सब की तवक्को नहीं थी। वो अच्छी खासी कंफ्यूज हुई थी। उसकी उड़ी रंगत देखते अरियान ने अपना बाजू इसकी कमर के गिर्द फैलाते अपने हिसार में लिया था। हयाम इसकी हरकत पर बुखलाई थी। आज के बाद मुझसे दूर जाने का सोचना भी नहीं, क्योंकि जहां भी जाओगी अरियान मलिक को अपने रास्ते में खड़ा पाओगी। वो हनूज चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसकी कमर को मजबूती से जकड़े गजबनाक त्योरियों से बोला था। उसकी सांसें उलझी थीं। इसे अरियान को इग्नोर करना याद आया था। हयाम ने खौफजदा नजरों से इसकी तरफ देखा था। नजर हनूस सामने टिकाए सीढ़ियों से उतरता सबके बीच आया था। उसने हयाम की तरफ देखने की जहमत नहीं की थी। वहां मौजूद सब लोग उनकी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी से तशबीह दे रहे थे। वो दोनों अलग ही इतने खूबसूरत लग रहे थे एक साथ। इन चारों ने मायने खेद नजरों से अरियान और हयाम की तरफ देखा था। हमदर्द फैसल के बेक वक्त गला खंगालने पर अरियान के लबों पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट फैली थी, जबकि हयाम मजीद नर्वस हुई थी। वो इन सब की हरकतों से तंग आती सुमेरा बेगम के साथ जा खड़ी हुई थी। वो जानती थी उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे तंग करने की, मगर ये भी उसकी गलतफहमी थी। अरियान उसकी हर हरकत का बगौर जायजा ले रहा था। भाई क्या कहते हैं, हयाम भाभी की रुखसती हमारे वलीमे के साथ ही करा लेते हैं। सुबह ने चहकते हुए अपने दिमाग में गर्दिश करती सोच से इन सबको भी आशना किया था। सुबह की बात पर उसकी नॉर्मल हुई धड़कनें फिर से मचलने लगी थी। उसने नजर उठाए अरियान की तरफ देखा था, जो उसे ही देख रहा था। उसे खुद को देखते पाकर अरियान के होठों पर जानलेवा मुस्कुराहट आई थी। मुझे तो कोई मसला नहीं है, अरियान ने कंधे उचकाए बेनियाजी से कहा था। वहां मौजूद सब लोग उसकी राय पर खुश हुए थे। अरियान के जवाब पर हयाम का सर घूमा था। इसे अरियान से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, वो ठोस लहजे में बोली थी। जस्ट रिलैक्स हयाम, तो वह मजाक कर रही है। मलाइका ने इसे पुरसकून करना चाहा था। मैं मजाक नहीं कर रही मलाइका आपी, वो मासूमियत से बोली थी। मैं वाकई चाहती हूँ हयाम भाभी की जल्दी से रुखसती हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ जाए। हयाम उसके इतने प्यार पर मुस्कुराई थी। अब मेरी बीवी इतने प्यार से बोल रही है तो मान जाए भाभी। अपनी मासूम जान की नई फरमाइश सुनने फैसल के लब भी हिले थे। मेरे अभी एग्जाम्स हो रहे हैं गुड़िया, इसलिए अभी ये नामुमकिन है। हयाम इन्हें रसानियत से समझाती मुस्कुराई थी। कोई बात नहीं गुड़िया, एग्जाम में भी कुछ ही दिन है, फिर देखते हैं कौन मना करता है रुखसती से। वो बात तूबा से कर रहा था, मगर नजरें हयाम पर टिकी थी। हयाम उसके तहकमाना लहजा महसूस करती घबराई थी। उसने नजर उठा के अरियान की तरफ देखा था, जो शायद इससे नाराज था। फंक्शन अपने अरूज पर था। अरियान हमजा के साथ पूरे हॉल की सिक्योरिटी एक बार फिर चेक कर रहा था। मलाइका जो हर आने जाने वालों पर नजर रखे खड़ी थी, जारा की आवाज पर उसकी तरफ मुड़ी थी। हाँ, तुम्हें मामा बुला रही हैं इस रूम में। जारा ने कमरे की तरफ इशारा किया था। मुझे क्यों बुला रही हैं? मलाइका को ताज्जुब हुआ। मुझे क्या मालूम, जाओ और खुद पूछ लो। ज़रा कंधे उचकाए। वहां से 9-2-11 हुई थी। मलाइका को वो मशकूक लगी थी, मगर फिर अपना वहम समझ के सर झटकती कमरे की तरफ गई थी, जिसकी तरफ ज़ारा ने इशारा किया था। आंटी। वह दरवाज़ा नॉक करती कमरे में दाखिल हुई थी, जो बिल्कुल सुनसान और अंधेरे में डूबा था। शायद ज़ारा ने कुछ शरारत की थी। वो सोचती हुई कमरे के दाखिली दरवाजे पर पहुंची थी, मगर इससे पहले ही उसके मुंह पर किसी ने हाथ रखा था। मलाइका की तमाम हंसी पल में अलर्ट हुई थी। उस शख्स की मजबूत गिरफ्त से अपना आप छुड़ाती इसने कमर के साथ बांधी बेल्ट से अपनी गन निकाली थी। कौन हो तुम? अपने गन उसके सर पर रखे मलाइका ने लाइट्स ऑन की थी। तुम? वो कोफ्त से कहती अपनी गन वापस से बेल्ट में रख गई थी। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम वाकई में एक बेहतरीन फाइटर हो माय लेडी। वकास उसकी तारीफ करता पास हुआ था। हो गया। अब ये बताओ ज़ारा को क्यों बुलाया, मुझे यहाँ बुलाने क्यों कहा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए? वो सर्द लहजे में बोलती वकास को पल में खामोश कर गई थी। नाराज हो, उसकी जान पर बनी थी। तुम ये बताओ क्या बात करनी है? अगर मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए बुलाया है तो अभी बता दो, मैं जाऊं। वकास की बात का जवाब दिए बगैर वो तीखे लहजे में बोली थी। यार मैं मजाक कर रहा था मेरी जान, प्लीज नाराज नहीं हो। तुम्हारा ये 2 टके का वर्दी वाला
सब बर्दाश्त कर लेगा मगर तुम्हारा ये रवैया नहीं। चाबुक जैसे लगते हैं तुम्हारी बातें। मलाइका को लगा वो रो देगा। वक़ात बताओ क्यों बुलाया मुझे? अब की बार वो थोड़ा नरमी से बोली थी। तुम्हें बताने के लिए कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो। अपना बाजू उसकी कमर के गिर्द बांधते वो मासूमियत से उसे यहाँ बुलाने की वजह बता रहा था। मलाइका बेसाख्ता अपने वर्दी वाले पर प्यार आया था। ओके तो बताओ, मलाइका बगैर कोई मज़ाहमत किए उसके इज़हार में खड़ी खफगी से भौहें अचकाए बोली थी। बता दूँ? बिल्कुल बताओ। ओके। इजाज़त मिलते ही वक़ास उसके लिपस्टिक से रंगे होठों पर झुका था। मलाइका ने दूर होने की कोशिश की थी मगर उसकी कमर को मज़बूती से जकड़े वक़ास ने उसे खुद में समोया था। उसकी सांसों की खुशबू को अपने अंदर उतारता खुद को पुरसकून किए वक़ास ने हौले से उसके लबों से अपने होठों को हटाया, जहाँ अब लिपस्टिक का नामो-निशान तक नहीं था। मलाइका अपनी उखड़ी सांसों को रवानी बख्शने की सेई में उसके कंधे पर सर रख गई थी। वैसे हैरानी की बात है, इतनी बहादुर और दलेर लड़की वक़ास रज़ा की चुटकी भर कुर्बत में अपना तनफ़्फ़ुस नहीं बहाल कर रख पाई। वो कदरे अफ़सोस से बोलता उसके बालों पर अपने लब रख गया था। दफ़ा हो जाओ तुम। मलाइका ने उसके सीने पर मुक्के बरसाए थे। मुझे लगा था तुम तारीफ़ करने वाले हो। मुझे क्या पता था फिर से ये बेहुदा हरकत करोगे। मलाइका अपना लाल अनारी चेहरा फेरते नाराज़गी से बोली थी। मेरा हर अंदाज़ ही अलग है मेरी जान। अब तुम मुझे समझ नहीं पाई। अभी तक तो इसमें मेरा क्या कसूर? वक़ास खुद को साफ-सुथरा करते सारा इल्ज़ाम इसके सर दे गया था। मुझे तुम्हें समझने का कोई शौक नहीं है। समझे तुम, और ये मेंढक की तरह हर वक़्त टट्टर करने वाला काम छोड़ दो वरना क्या? वक़ास ने अपनी कदम उसकी जानिब बढ़ाए थे। मुझे नहीं पता, हटो मेरे रास्ते से। वो उकताए हुए लहजे में बोलती साइड से निकलने की कोशिश करने लगी थी। मगर मुझे इस वरना का मतलब बहुत अच्छी तरह से पता है। इसे दीवार से लगाए बेबाकी से कहा। कंधे पर नफ़ासत से सेट किए दुपट्टे को वक़ास ने ज़रा-सा सिरकाया था। वक़ास दूर रहो मुझसे, वरना मैं अब सच में नाराज़ हो जाऊँगी। मलाइका की जान लबों को आई थी। सच ही कहा था उसने, वो बहादुर लड़की उसकी कुर्बत में भीगी बिल्ली बन जाती थी। ओके, हो गया तू। वक़ास शराफ़त दिखाते हाथ उठाए दूर हुआ था, मगर रुखसती के बाद ऐसी शराफ़त की ज़रा-सी भी उम्मीद मत रखना मुझसे। वो मुस्कुराता हुआ खिड़की से हवेली की बैक साइड पर कूद गया था। मलाइका सुख का साँस लेती अपना हुलिया दुरुस्त करती बाहर आई थी। वो हवेली का चक्कर लगाते वापस से हॉल में आया था, जहाँ अंदर आते ही अरियान मलिक को लड़कियों का रेला अपनी जानिब आते दिखाई दिया था। इन लड़कियों में कुछ ज़ारा और तुबा की फ्रेंड थीं और कुछ ओन साहब के बिज़नेस पार्टनर्स की शहज़ादियाँ थीं, जो इस मगरूर शहज़ादे की एक झलक के लिए उसके आगे-पीछे घूम रही थी। और वो ठहरा गर्ल्स एलर्जिक इन सबको इग्नोर करते इन हज़ारों लड़कियों में से एक दुश्मन जान पर नज़रें जमाए खड़ा था। आखिर इन सब से तंग आता वो वहाँ से गायब होता रेहान मलिक के दिमाग में तरकीब आई थी। वो एक कोने में बैठी फंक्शन एंजॉय कर रही थी। ज़ारा और तुबा ने 1 मिनट के लिए इसको अकेला नहीं छोड़ा था। वो पहली दुल्हन थी जो अपने दूल्हे को अकेला स्टेज पर छोड़े अपनी होने वाली भाभी के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थी। अजीब दुल्हन है। हयाम की नज़र बार-बार उसके ताक़ुब में उठ रही थी। अब भी वही हुआ था, मगर इस बार अरियान मलिक को इन लड़कियों के ग्रुप में घिरा देख हयाम के तन-बदन में आग लगी थी। अरियान का इनसे हँस-हँस कर बातें करना हयाम को वो किसी ज़हर से कम नहीं लग रहा था। अरियान को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस इस दुश्मन-ए-जान से बदला लेने के लिए इन्हें झेल रहा था। उसने नज़र उठा के हयाम की तरफ देखा, जो बहुत गौर से उसे ही देख रही थी। अरियान को अपना मिशन कामयाब होता नज़र आ रहा था। ज़ारा और तूबा भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखती सब समझ गई थी। भाभी, आपको नहीं लगता आपने भाई को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है? ज़ारा की बात पर हयाम ने उसकी तरफ देखा था, जिसकी नज़र भी हनूज़ अरियान पर ही टिकी थी। तूबा ने भी सर हिलाए उसकी बात से रज़ामंदी ज़ाहिर की थी, मगर हयाम के जवाब ने से इन दोनों ने अपना सर थामा था। क्या कहा? लड़की, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? मलाइका हैरत की ज़्यादती से चीखी थी। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हयाम का इत्मीनान काबिल-ए-दीद था, मगर उसकी बात इन तीनों को हैरत में मुब्तला कर गई थी। मगर तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। हयाम, वो शौहर है तुम्हारा, तुम उसे कैसे किसी और औरत के साथ बर्दाश्त कर सकती हो? मलाइका ने इसे समझाना चाहा था। फ़र्क वहाँ पड़ता है जहाँ मोहब्बत हो या कोई इसके जैसा
ایسا رشتہ ہو، مگر میرے دل میں اس شخص کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی یہ رشتہ میرے لیے کوئی معنی رکھتا ہے۔ وہ تینوں اس کے جواب پر ہکا بکا کھڑی تھی تو حیام اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ زہرا کے دماغ میں سب سے پہلا سوال یہی آیا تھا۔ ملائکہ کا ہاتھ بے ساختہ کان کی طرف گیا تھا جہاں اس نے ایئر پیس لگایا ہوا تھا، تو مطلب ریان نے سب سن لیا تھا۔ اس کی نظر فوراً اسے ریان کی طرف اٹھی تھی، اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ ریان کو اتنی ذلت کبھی زندگی میں محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی آج حیام نے اس کی محبت 3 لوگوں میں اس کے منہ پر مارے محسوس کرائی تھی۔ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کی گرفت ہاتھ میں پکڑے گلاس پر سخت ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ گلاس اس کے ہاتھ میں ہی کرچی کرچی ہوتا زخمی کر گیا تھا۔ ریان فنکشن میں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہال سے باہر چلا گیا تھا۔ ملائکہ اس کا زخمی ہاتھ دیکھ چکی تھی، دیکھا تو حیام نے بھی تھا، مگر دل پر پتھر رکھے وہ صفاقی کی حد کرتے رخ دوسری جانب کو موڑ گئی تھی، جبکہ ملائکہ اس کے پیچھے ہال سے باہر گئی تھی۔ ملائکہ اسے ڈھونڈتی ہال سے باہر آئی تھی۔ وہ حیام کو غلط نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد اس کا بیہیویئر ریان کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اپنے اتنے اچھے دوست کو اکیلا چھوڑ دیتی۔ ملائکہ اس کی تلاش میں نظمیں دوڑاتی پھر رہی تھی۔ بالآخر اس کی تلاش ختم ہوئی تھی اور وہ اسے مل ہی گیا تھا۔ ریان ملک لان کے اندھیرے والے حصے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ ریان تم ٹھیک ہو؟ ملائکہ سگریٹ کے دھوئیں سے بچنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ جس کی بیوی اپنے شوہر سے بے انتہا نفرت کرتی ہو وہ بھلا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ریان توقف کے بعد ہارے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں ریان، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کیونکہ وہ خود بھی تو اس مراحل سے گزر چکی تھی۔ کچھ کوئی نہیں سمجھ سکتا، سرد آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ اسے کچھ وقت دو ریان، وہ جس ٹرانس سے گزری ہے اس کے لیے اس رشتے کو اتنی جلدی قبول کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اس کا غصہ بجا ہے ریان، اس لیے خود کو تکلیف دینے سے بہتر ہے صبر سے کام لو، اسے سمجھاؤ، کچھ اپنی کہو کچھ اس کی سنو۔ ریان نے اس کی باتوں پر غور کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، حیام کا روڈ بیہیویئر سب اس کی وجہ سے ہی تو تھا اور اسے ٹھیک بھی اب اسے ہی کرنا تھا، مگر وہ صبر کیسے کرتا؟ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس کی ذرا سی بے رخی بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا؟ اسے بلا کے لاؤ ملائکہ، بہت رات ہو گئی ہے، بابا بھی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ریان اس کی بات کا جواب دیے بغیر چیئر سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے تم اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ریان ملائکہ اس کی بات کو اگنور کرتی فرسٹ ایڈ باکس لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، فکر نہیں کرو، یہ چوٹ دل پر لگے زخم سے زیادہ گہری نہیں ہے۔ اس نے دیکھا تھا ریان نے ہاتھ پر رومال باندھ رکھا تھا۔ جاؤ حیام کو بلا کے لاؤ، ملائکہ اوکے بولتی واپس سے ہال کی طرف گئی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں ملائکہ حیام کو لیے کار کے پاس پہنچی تھی جہاں ریان پہلے سے ہی کار میں بیٹھا تھا۔ حیام کو وہاں چھوڑتے ملائکہ واپس سے ہال میں چلی گئی تھی۔ وہ گاڑی کے باہر سے ہی کھڑی تذبذب کا شکار تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کی بات ٹال کے پھر سے اپنی جان پر کوئی سزا بھی نہیں جھیلنا چاہتی تھی۔ ریان جو ہنوز خاموش بیٹھا تھا، حیام کے بیٹھتے ہی گاڑی کو حویلی کی حدود سے باہر لے گیا تھا۔ حویلی سے گھر تک کا سفر 3 گھنٹے کا تھا۔ حیام نے سوچتے اپنا رخ باہر کی جانب کر لیا تھا۔ ریان نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا، وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی، معلوم نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ آخر کافی دیر بعد اس نے خاموشی توڑی تھی۔ کتنی نفرت کرتی ہو؟ ریان نے بنا کوئی تمہید باندھے سوال کیا تھا۔ حیام جو شیشے سے پار آتے جاتے منظر میں کھوئی ہوئی تھی، اس کے اچانک سوال پر اپنا رخ موڑا تھا، مگر مکمل لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے واپس سے منہ پھیرے بیٹھ گئی تھی۔ خاموشی طویل ہوئی تھی، اتنی کہ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ ریان کی نظر بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھی، جو لا تعلق بنی باہر کی طرف چہرہ کیے بیٹھی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ میرے خیال سے طویل خاموشی نفرت کا اظہار لفظوں سے کئی گنا بہتر طریقے سے کرتی ہے۔ وہ بغیر اسے دیکھے بولی تھی۔ اس کے وجود میں درد کی لہر اٹھی تھی، مگر میں لفظوں میں ہی سننا چاہتا ہوں ریان ملک، شاید اپنے ضبط کی انتہا پر جانا چاہتا تھا تو سمجھ لو کہ جہاں تمہاری محبت کی انتہا ختم ہوتی ہے وہاں سے حیام دہی دورانی کی بے انتہا نفرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ بھی شاید ریان ملک کی طرح صفاقی کی تمام حدیں پار کرنے کا سوچ بیٹھی تھی۔ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو؟ پہلے سوال کی اذیت شاید کم تھی، اس لیے پھر سے سوال کیا تھا۔ پہلے بھی تو چھوڑا تھا، تمسخر اڑاتا لہجہ۔ تب نہیں مری تھی، اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے پر کرب کے سائے لہرائے تھے۔ خیر اب میں اور تب میں فرق ضرور ہوگا۔
तब मोहब्बत में धोखा दे के छोड़ा था और अब निकाह में लेकर छोड़ोगे। उसकी आंखों में आंखें गाढ़े सफाकी की हद कर गई थी। इतनी जालिम मत बनो कि बाद में पछताना पड़े। उसके चेहरे से नजरें हटाए वहशतखोर लहजे में बोला था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जहाँ इतनी तकलीफें सही हैं वहाँ पछतावे की तकलीफ भी सह लूंगी। हयाम कदरे सर्द महरी से बोली थी। अरियान को यकीन नहीं आया था ये वही हसास लड़की थी जो किसी गैर की तकलीफ पर भी आंसू बहा देती थी। आज अपने शोर का काटदार लफ्जों से दिल चीर गई थी। यूं ही कुछ लम्हे खामोशी की नजर हो गए। अपने टूटे दिल की किरचियां संभालते वो फिर से बोला था, मगर मैं अब और नहीं पछताना चाहता, ना ही मुझ में अब इतना हौसला है कि तुम्हें दोबारा खो दूं। मैंने बहुत सब्र किया है तुम्हें हासिल करने के लिए। मैंने अरियान मलिक जिसने कभी किसी चीज की तमन्ना होते हुए भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, उसने तुम्हारे लिए भीख तक मांगी है, सिर्फ उस अल्लाह के सामने नहीं। उसका लहजा भीगा था। उसके बंदों के आगे भी झुका हूँ मैं, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, सिर्फ ताउम्र सुकून से रहने के लिए। नजर सामने रोड पर रखते हुए अजियत से अपना हाल सफर बयान कर रहा था। ना चाहते हुए भी एक नन्हा सा मोती उसकी आंख से फिसलता दाढ़ी में जज़ब हुआ था। उसके आंसू हयाम के दिल पर गिर रहे थे। वो शायद कुछ ज्यादा बोल गई थी, मगर अब क्या फायदा, अब बहुत देर हो चुकी थी। वो शख्स का दिल एक बार फिर बुरी तरह दुखा चुकी थी। मैं मजबूर हूँ हयाम, मेरी गैरत और मोहब्बत ये गवारा नहीं करती, वरना अरियान मलिक तुम्हें कभी इस रिश्ते में बांध के न रखता जिसकी तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। नजर सामने सुनसान रोड पर जमाए हारे हुए लहजे में कहा था। वो शायद नहीं, यकीनन उनकी बातें सुन चुका था। उसकी तल्ख बातें हयाम की बर्दाश्त से बाहर थी, मगर अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखे उसने खुद को मजीद सब्र की तलकीन की थी। अफसोस कि तुम्हें अब ताउम्र इसी रिश्ते में रहना पड़ेगा। तुम्हें आज़ादी मिल सकती है, मगर इन हालात में जब मैं मर जाऊं, इससे पहले नहीं। वह हयाम की खामोशी पर एक बार फिर से बोला था, इसलिए आज से अभी से ही मेरे मरने की दुआ करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हें इस बेमायनी रिश्ते से निजात मिल जाए। वो अपने ज़ब्त की आखिरी सीढ़ी भी पार कर गया था। हयाम को लगा था अगर अब भी उसने अपने आंसुओं को रोका तो उसका दिल दर्द की शिद्दत से फट जाएगा। हयाम उसने शिद्दत से नफरत का दावा करने वाली लड़की को पुकारा था, जब उसकी जरा सी नफरत की खलासी पर रोए जा रही थी। अगर मैं मर गया तो, वो आर्दर्दगी से बोला था। कोई किसी के बगैर नहीं मरता अरियान, अपनी सिसकियों को बमुश्किल दबाए वो बोली थी। मगर मैं मर जाऊंगा, मर जाएगा अरियान मलिक तुम्हारे बगैर। समझती क्यों नहीं हो तुम इतनी सी बात को। वो मजबूत असाब का मालिक आज उस लड़की के सामने पाश पाश हुआ था, रोया था, मगर वो मिट्टी की मूरत पत्थर की बने बैठी उसके बेबसी का तमाशा देखती रही थी। उसकी तकलीफ हयाम को अपने दिल चीरती महसूस हो रही थी, मगर फिर भी तसल्ली का एक बोल उसके मुंह से नहीं निकला था। उसे खामोश पाकर अरियान के लब हिले थे। तुम वाकई जालिम हो, वो तनफ्फुर से कहता अपने आंसू साफ कर गया था। अरियान ने गाड़ी उसके घर के सामने रोकी थी। हयाम गाड़ी से उतरती है, रेहान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से हयाम दुरानी। हयाम को उसके अल्फाज अल्फाज नहीं किसी तीर की तरह लगे थे। उसने मजबूरन नज़र उठा के इसे देखा था। जहाँ मर्जी जाओ, जिसके साथ मर्जी जाओ, जो करो, जैसे रहो, तुम्हें कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। मगर एक बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ अरियान मलिक की हो, उसकी अमानत हो और रहोगी। मगर कभी तुम्हें आंख भर के नहीं देखूंगा। तो मेरी दस्तरस में तो रहोगी, मगर अरियान मलिक कभी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। वादा रहा। अजियत भरी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वैसे जख्मी कर गया था। तो मेरी दिन रात की तड़प और बेपनाह दुआओं को हसूल हो हयाम। हयाम, अरियान ने बिलाखिर अपनी सुर्ख आंखें उसकी सूजी आंखों में गाड़ी थी। मैं तुम्हारी बेकदरी नहीं करूंगा। तुम्हारी नफरत भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं अब तुम्हारी परेशानियां नहीं बढ़ाऊंगा, जितना हो सका तुमसे दूर रहूंगा। अपनी बात खत्म करते उसने गाड़ी को अनलॉक किया था। तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे पास ही लौट के आना है। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का, अपनी आखिरी सांस तक। उसके लहजे में जुनूनियत ही जुनूनियत थी। हयाम इसे मुड़ के देखती, गाड़ी हवाओं से बातें करती वहां से ओझल हुआ था। अपने बेजान होते वजूद को घसीटते वो घर में दाखिल हुई थी। दुरानी साहब जो गाड़ी की आवाज़ सुने बाहर आए थे, हयाम की हालत देखकर घबराए थे। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? उनका दिल किसी अनहोनी के तहत घबराया था। हयाम ने भीगी पलकें उठाए खाली नजरों से इन्हें देखा था। दुरानी साहब उसकी आंखों में वो पुराना दर्द और अजियत देख उनका दिल मुट्ठी में आया था। बेसाख्ता उन्होंने हयाम को अपने हिसार में लिया था।
मजबूत बाहों का सहारा मिलते ही उसके रोने में भी शिद्दत दर आई थी, इतनी कि रोते-रोते उसकी हिचकी बंध गई थी। "बेटा, आपका रोना मुझे परेशान कर रहा है। आखिर बात क्या है? अरियान ने कुछ बोला आपसे?" "बाबा," वो बमुश्किल बोल पाई थी। "जी बाबा की जान, बताएँ क्या हुआ?" "बाबा, वो मुझे इतना कम ज़र्फ़ समझता है। बाबा, वो चाहता है मैं उसकी मौत की दुआ करूँ, ताकि मैं इस रिश्ते से निजात हासिल कर सकूँ।" उसके लहज़े में बेयकीनी और अज़ियत रकम थी। दुरानी साहब परेशान खड़े थे। वो कुछ बोलते हयाम फिर से बोली थी, "मैंने तो इसे तब भी बद्दुआ नहीं दी थी बाबा, जब उसने मेरी ही मोहब्बत को मेरे मुँह पर मारा था। मेरा किरदार दागदार किया था, मेरी रूह को ज़ख्मी कर दिया था।" अपना सर सर्द हाथों में गिराए वो अपना सर हाथों में गिराए वो बस बोले जा रही थी। आँसू टप-टप करते उसकी झोली में गिर रहे थे। "तो अब कैसे बाबा?" वो उनसे पूछ रही थी जो बुत बने बस उसे सुन रहे थे। "वो मुझे इतना संगदिल समझता है बाबा, उसने मुझसे अपना नाम तक छीन लिया। आपको पता है उसके आखिरी अल्फ़ाज़ क्या थे?" दुरानी साहब को अपने होश में नहीं लग रही थी। हयाम दुरानी उसके भीगे लहजे में तल्ख़ी और तमस्खुर उभरा था। "ये था आपका इंतख़ाब बाबा, जिसने ज़रा से बेरुख़ी पर मुझसे अपना नाम तक छीन लिया।" तमस्खर उड़ाती आँखों से उसने इन्हें देखा था। "बेटा, वो आपसे मोहब्बत करता है। हमेशा की तरह आज भी वो बोले तो थे, मगर अरियान मलिक की वकालत में। उसके लिए आपकी बेरुखी बर्दाश्त करना, नफ़रत सहना आसान नहीं है।" इन्होंने इस इश्क में गिरफ़्तार नफ़रत का दावा करने वाली लड़की को समझाना चाहा था, जो सब समझने के बावजूद भी हर बात की नफ़ी किए जा रही थी। "मैंने भी तो सही थी बाबा," थका हुआ लहज़ा था। "मैं तो बेकसूर हूँ, वो तो फिर कसूरवार था। वो शख्स बस एक बार वो अज़ियत जी ले बाबा, जिसमें जिसमें मैंने दिन-रात गुज़ारे। बस एक बार वो ऐसे तड़पे कि हद हो जाए। वो सब कुछ महसूस करे जो मुझ पर गुज़री थी। मेरी तकलीफ़ आसान हो जाएगी।" वो रोई थी और इतनी शिद्दत से रोई थी कि सुनने वाले के दिल दहल जाते। वो अपने अंदर का गुबार रो के बाहर निकालना चाहती थी। दुरानी साहब ने भी उसे रोने दिया था। बस ख़ामोश उसका सर थपथपाते रहे थे। "मैं उसकी तरफ़दारी नहीं करूँगा बेटा। मैं मानता हूँ अरियान से गलती हुई थी, मगर उसने अपनी गलती को सुधारा भी है। जितनी तकलीफ़ आपने सही है, उससे ज़्यादा वो सह के बैठा है। आप तो औरत हो, रो लेती हो, अपना दिल हल्का कर लेती हो। वो तो मर्द है बेटा, रो भी नहीं सकता।" वो जो ज़मीन पर सर घुटनों में दिए बैठी थी, दुरानी साहब की आखिरी बात पर सर उठाया था। "हयाम, ये जो मर्द-ज़ात होती है ना, वो मग़रूर और अनापरस्त होती है, मगर अपनी मनपसंद औरत के मामले में उसका दिल मोम से भी ज़्यादा नरम हो जाता है। और मर्द की आधी मौत तो इसी वक़्त हो जाती है, जब उसकी मनपसंद औरत उसे छोड़ जाती है और नफ़रत का दावा करने लगती है। एक मर्द हज़ार दुःख दिल में छुपाए तन्हा दुनिया से लड़ता है, मगर अपनी मनपसंद औरत के सामने वो बहुत कमज़ोर होता है। वो औरत वो वाहिद हस्ती होती है जिसके सामने वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अपनी माँ के बाद रोता है। अल्लाह गवाह है बाबा, उसकी तकलीफ़ मेरे वजूद को ज़िंदा लाश बना देती है। मैं नफ़रत का दावा करती हूँ, मगर उसके आँसू मुझे मेरे दिल चीरते महसूस होते हैं। मैं उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहती बाबा, वो कर्ब से बोली थी। "मैं जब-जब उस शख्स को देखती हूँ, मुझे वो सब याद आता है। उसके लफ्ज़ों के तीर आज भी यहाँ पे वस्त हैं बाबा।" हयाम ने अपने दिल के मकाम पर उँगली रखी थी। "जो चुभते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को बुरी तरह कुचल डाला हो। मैं सब भूलना चाहती हूँ, मगर मुझे कुछ नहीं भूलता।" वो हारे हुए लहजे में बोले जा रही थी। "हयाम, अरियान मलिक इसको तकलीफ़ कैसे दे सकती है बाबा? उसे तकलीफ़ में देखकर मुझे अपनी तकलीफ़ भूल जाती है। मेरा अंग-अंग अज़ियत में मुब्तला हो जाता है, मगर सारी बात वहीं आके रुकती है बाबा। मैं मजबूर हूँ अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े फिर से रो दी थी।" दुरानी साहब ने अरियान मलिक के इश्क में पूर-पूर डूबी लड़की को बग़ौर देखा था, जो आज तकलीफ़ पर रो रही थी, जो उस शख्स को दे के आई थी। "अल्लाह ताला तुम दोनों को सब्र दे बेटा, और तुम्हें हिम्मत दे कि तुम आगे बढ़ सको।" वो दिल बर्दाश्ता हुए थे। हयाम ने ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखा था, जैसे कहना चाहती हो अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये मोहब्बत अब उसे आगे बढ़ने नहीं देगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।